हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे समास। समास को हम बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम आपको 5 मिनट में सब समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हम परिभाषाएं भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो बेसिक जानकारी है अगर वो पता है आपको तो फिर उसकी ट्रिक्स को फॉलो करना और भी आसान हो जाता है। तो पहले हम उसकी बेसिक जानकारी पढ़ लेते हैं, मतलब उसको परिभाषा में पढ़ लेते हैं, वरना समास पढ़ना बहुत आसान और बहुत आसानी से आप इसको पहचान सकते हैं। आपके कोर्स में, आपके एग्ज़ाम में समास किसे कहते हैं या उसकी परिभाषाएं लिखो, ऐसा बिल्कुल नहीं आता। एक बार पूछा जा सकता है समास किसे कहते हैं, उसके भेद कितने होते हैं, 1 नंबर का प्रश्न कभी आ सकता है। और नहीं तो आपसे अधिकतर समास को पहचानना आता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं समास किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द की रचना करते हैं तो ऐसे नए शब्द को समास कहा जाता है। 2 शब्दों का संक्षिप्तीकरण ही समास है। अब ये परिभाषा आपने पढ़ ली, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। जब 2 पदों को, पद मतलब शब्द, 2 शब्दों को जोड़ दिया जाता है, उसका संक्षेपीकरण कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, तो इस क्रिया को हम समास कहते हैं। और जो एक नया पद बन जाता है जुड़ने के बाद, उसको हम समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। संक्षेपीकरण की आवश्यकता क्यों है हमको? कोई भी चीज़ बहुत लंबी बोलने में, लिखने में परेशानी होती है तो हम उसको शॉर्ट कर, जैसे आपने एब्रीविएशन पढ़े होंगे, आप लोग बोलते हैं ना टॉक टू यू लेटर, तो आप क्या TTYL, तो जिस तरह से आप लोग करते हैं उसी तरह से हिंदी में संक्षेपीकरण है। अभी जैसे उदाहरण में देखिए, राजा का महल बोलना इतना लंबा है, राजमहल। रसोई के लिए घर, रसोई घर। राजा की पुत्री, राजपुत्री। मूर्ति को बनाने वाला, मूर्तिकार। कुंभ बनाने वाला, कुंभकार। देश का भक्त, देशभक्त। आसान है, एक शब्द से आपको इतनी बड़ी बात समझ में आ जाती है। अभी आपने इन शब्दों में अगर नोटिस करें तो क्या, के लिए, की, को, बनाने वाला, का, इन शब्दों को हमने लोप कर दिया। लोप मतलब गायब कर दिया, ओमिट कर दिया, और हमने 2 पदों को जोड़ करके एक नया पद बना दिया और हमें उसका अर्थ समझ में आ जाता है। तो यहाँ हम यही काम करते हैं, हम कुछ पदों का लोप कर देते हैं। अभी हम इसके भेद पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछी जाए भेद कितने, तो इसके 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास, अव्ययी समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अभी बच्चों इसको पहचानना और इसको समझना बहुत आसान है, लेकिन लाइन से हम लोग परिभाषा भी पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास वह समास जिसका उत्तर पद और अंतिम पद प्रधान हो, अर्थात वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो और प्रथम पद गौड़ हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या परिभाषा है कि जिसका उत्तर पद, उत्तर कहते हैं बच्चों बाद वाला, प्रथम मतलब पहला वाला, तो जिसका दूसरा वाला पद मुख्य होता है, प्रधान होता है, उसको हम वहाँ तत्पुरुष समास होता है। और बीच में जो उसके विभक्ति होती है, परसर्ग होता है, उसका लोप हो जाता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। अभी तत्पुरुष के भी 6 भेद हैं। आपने कारक पढ़े हैं, 8 कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, संबंध, अपादान, अधिकरण, संबोधन। लेकिन ये सारे जो हैं इसमें तत्पुरुष में आते हैं, जिसमें से हम केवल 2 को छोड़ देते हैं, कर्ता को छोड़ देते हैं और नीचे वाला जो संबोधन है इसको छोड़ देते हैं। बाकी के 6 हमारे तत्पुरुष समास में आते हैं। अभी क्या मतलब है इसका कि ये जो हमारे कारक हैं इसमें एक चिन्ह होता है, परसर्ग, कारक चिन्ह, उस कारक चिन्ह का लोप हो जाता है जहां पर, वहां तत्पुरुष समास होता है। कारक के परसर्ग का जहां पर लोप हो जाए, गायब हो जाए और 2 पदों को जोड़ दिया जाए, वहां तत्पुरुष समास होता है। परिभाषा में आपको ये लिखना पड़ता है कि हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। आपको इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, केवल समझने की जरूरत है। अभी हम एक एक करके इसको उदाहरण में देख लेते। कर्म तत्पुरुष, कर्ता मैंने आपको बताया, कर्ता तो हम इसमें से हटा देते हैं, हम कर्म तत्पुरुष की बात करें। कर्म में जिसके पद के साथ कर्म का चिन्ह क्या है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, आपको ये परसर्ग याद होंगे। तो ये जो है इसमें जो के, की, को, के लिए, में, पे, पर, से, द्वारा, इन सब का हम लोप कर देते हैं और दोनों पदों को जोड़ देते हैं और जोड़ करके जो शब्द बनता है उसको हम समस्त पद कहते हैं। और यहाँ कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो हमने यहाँ कर्म का कारक कौन सा था? को हटा दिया। ग्रह को आगत, ग्रह को आने वाला, ग्रह आगत। ग्रंथ को लिखने वाला, ग्रंथकार। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, ग्रामगत। अभी बच्चों ये पहचानेंगे कैसे, आपको अगर शब्द दे दिए जाए तो आप क्या करेंगे, उसको तोड़ के देखेंगे, उसका विग्रह कर देंगे। विग्रह करना मतलब तोड़ देना, शब्दों को तोड़ेंगे, आपको तुरंत समझ में आया। आपने तोड़ा ग्राहागत, ग्रह को जाने वाला, ग्रह को गया हुआ, को कहे है ही नहीं इसमें, तो को का लोप हो गया। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। क्यों? क्योंकि को, के, की, में, पे, पर, से, के लिए, के द्वारा, ये सब क्या है? परसर्ग हैं और इनका हमने लोप करा, तो यहाँ कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। अभी आपसे अगर ये पूछा जाए कि कौन सा
तत्पुरुष का भेद है, तब आप लिख सकते हैं अगर को का लोप हो रहा है तो कर्ता ने कर्म को यानी कर्म तत्पुरुष होगा। वैसे आपसे ये भेद नहीं पूछे जाते, पर आपको आना चाहिए। एग्जामिनर का भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, तो हमको पूरी तैयारी रखनी चाहिए। अभी नेक्स्ट देखिए, करण तत्पुरुष। करण का प्रश्न है कर्ता ने कर्म को करण से यानी द्वारा यानी किसी से जुड़ा हुआ, तो से या द्वारा का हमारा लोप है यहाँ पर। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा लिखी हुई। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर, तो अभी यहाँ पर कौन सा हो गया, तत्पुरुष समास है। से और द्वारा जो है वो लोप है। तत्पुरुष पूछा जाए कौन सा तत्पुरुष भेद, तो आप लिख सकते हैं यहाँ करण तत्पुरुष, क्योंकि से का लोप है, से या द्वारा का लोप हो गया। अभी संप्रदान कारक, संप्रदान का क्या होता है, को या के लिए, तो आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे पहले और उसका विग्रह करेंगे। विद्यालय, विद्या के लिए, आलय, के लिए का लोप है विद्यालय में, तो ये कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा। कौन सा कारक होगा इसमें, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। देशार्पण, देश के लिए अर्पण, के लिए का लोप हो गया। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च यानी के लिए का लोप है, तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष है। बहुत आसान। संबंध तत्पुरुष, संबंध का क्या होता है, का के की। अभी का के की जहां भी है वो हटा हुआ है, तो वहां पर तत्पुरुष समास है। और कौन सा है, संबंध तत्पुरुष है। राजकुमार, राजा का कुमार। राजसभा, राजा की सभा। गंगा जल, गंगा का जल। का के की लोप है और हमने उसको तोड़ करके पता लगा लिया, तो हमें पता चल गया ये तत्पुरुष समास है। और कौन सा वाला है, संबंध तत्पुरुष है। अपादान तत्पुरुष, अपादान का चिन्ह होता है से। अब यहाँ से मतलब टूटना, पृथक हो जाना, अलग हो जाना। पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ पर अपादान कारक होता है, तो यहाँ से जो है अलग होने वाला जहाँ भाव है वहां पर तत्पुरुष तो होगा ही। और कौन सा तत्पुरुष होगा, अपादान तत्पुरुष होगा। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी पथ को छोड़ करके जाने वाला, पथ से दूर हटने वाला, तो यहाँ कौन सा तत्पुरुष, तत्पुरुष तो है लेकिन अपादान तत्पुरुष। देश निकाला, देश से निकाल करके अलग कर दिया गया, तो कौन सा तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। और यहाँ तत्पुरुष समास। अधिकरण, अधिकरण में क्या होता है, में, पे, पर, किसी पर रखा हुआ है, किसी में घुस रखा हुआ है, ऐसे पर तत्पुरुष अधिकरण समास होता है। अब यहाँ तत्पुरुष कौन सा होगा, अधिकरण तत्पुरुष। उदाहरण देखिए, आप बीती, आप पर बीती, अपने पर बीती हुई आप बीती, तो कौन सा हो गया, अधिकरण और तत्पुरुष। कला प्रवीण, कला में प्रवीण, में है तो यहाँ पर अधिकरण है, और समास तो कौन सा है, तत्पुरुष, क्योंकि हम परसर का लोप कर रहे हैं। अभी समझ में आ गया। तत्पुरुष समास की अगर हम बात करें तो आपको समझ में आए, का, के, की, में, पे, पर, के लिए, के द्वारा, से, ये सब शब्दों का अगर दो शब्दों के पदों के बीच में से उसको हटा दिया जाता है और एक समस्त पद बना देते हैं, तो वहां पर तत्पुरुष समास होगा। भेद के लिए आपको कारक के परसर चिन्ह याद होने चाहिए, तब आप उसके भेद बहुत आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा पढ़ते हैं द्विगु समास। द्विगु समास बहुत आसान बच्चों, जहां पर पहला पद संख्यावाचक हो, पहला पद संख्यावाचक हो और दोनों, ये इसकी विशेषता बताता हो दूसरे की, तो वहां द्विगु समास होता है। जैसे पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है, देखा जा सकता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। इससे समूह और समाहार का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। अभी खास बात क्या है, पॉइंट टू बी नोटेड, पहली संख्या द्विगु होगी, पहला पद संख्यावाचक होगा और दूसरे पद, कभी कभी दूसरा भी होता है, दोनों को जोड़ने पर जो समस्त पद बनता है वो कैसा होता है, वो भी किसी संख्या की तरफ इशारा कर रहा होता है और किसी ग्रुप या समूह की बात की जा रही होती है। जहां पर समूह की बात की जाए वहां पर द्विगु समास। क्लियर, संख्यावाचक होगा और समूह की बात की जाएगी। सिर्फ दो बातें याद रखनी है। उदाहरण देखिए, तुरंत समझ में आएगा। दोपहर, दोपहर जहां मिलते हो। सत सही, जहां पर 700 पदों की समूह हो। चौगुनी, 4 गुना। त्रिभुज, 3 भुजाएं, सब समूह है, ग्रुप है, ग्रुप्स हैं, 2 का, 3 का, 4 का। चौमासा, 4 महीने। नवरात्रि, 9 रात्रें। अठन्नी, 8 आने। शताब्दी, 100 सालों का समूह। पंचतंत्र, जहां पर 5 तंत्र जुड़े हुए हो। तो यहाँ पहली शब्द क्या है, संख्यावाचक है और उसका जो समस्त पद बन रहा है वो भी किसी समूह की तरफ इशारा कर रहा है, तो द्विगु समास। क्लियर। द्वंद्व समास, ये तो बहुत ही आसान है। इसकी परिभाषा देखिए पहले। जब किसी समस्त पदों में दोनों पद प्रधान हैं और दोनों पदों को मिलाते समय या एवं आदि शब्दों का ऐसे समास को द्वंद्व समास कहते हैं। उनका लोप हो गया हो ऐसे समास को द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह नहीं होता, यानी योजक चिन्ह जो दोनों को जोड़ने वाले जो शब्द हैं उनको हटा दिया जाता है और एक अल्प विराम वहां पर लगा देते हैं, वो द्वंद्व समास होता है। अधिकतर इसमें उल्टे या विलोम शब्द
आते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं, ये सिर्फ ट्रिक है। तो अभी कैसे है इसका आप उदाहरण देखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। वैसे आप 8th में पढ़ चुके हैं। राजा रंग, राजा और रंग, और को हटा करके एक हाइफन लगा दिया, डैश लगा दिया। अन्न जल, अन्न और जल रख दिया। नर नारी, नर और नारी भी हो सकता है, नर या नारी भी हो सकता है, बीच में और हटा करके हमने डैश लगा दिया। गुण दोष उल्टे शब्द हैं, गुण या दोष, गुण और दोष, गुण और दोष के बीच में डैश लगा दिया। देश विदेश, देश और विदेश, बीच में डैश लगा दिया। अभी बच्चों कई बार ये डैश नहीं भी होता तो भी वहां पर द्वंद्व समास होगा, क्योंकि दो उल्टे या एक जैसे शब्द आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये कौन सा हो गया? द्वंद्व समास। जहां पर दो पनों पद जोड़े जा रहे हैं और वो और या तथा अथवा से जुड़े थे, हमने और तथा या अथवा हटा दिया और समस्त पद बना दिया और बीच में एक हाइफन लगा दिया, तो वो कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। बहुत आसान है इसको पहचानना। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जिस समास में पहला पद अव्यय होता है, दो पद के जुड़ने पर जो समस्त पद बनता है वो भी अव्यय हो जाता है, उसको अव्ययी समास कहते हैं। अभी अव्यय क्या होता है बच्चों? जिस शब्द के लिंग वचन काल में कोई परिवर्तन ना हो उसे अव्यय कहते हैं। जैसे हम प्रति, प्रति शब्द ऐसा शब्द है जिसको आप प्रति लड़का, प्रति लड़के, प्रति लड़की, प्रति लड़कियां, प्रतिदिन जाता था, प्रतिदिन जाते हैं, प्रतिदिन जाएगा। हमने काल भी बदल दिया, वचन भी बदल दिया, लिंग भी बदल दिया, लेकिन प्रति में कोई परिवर्तन नहीं आया। जैसे आता है ना शब्द में केला केले, लड़की लड़कियां, लेकिन हमने प्रति शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जिन शब्दों में लिंग काल वचन में कोई परिवर्तन नहीं आता, वहां पर हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। और इस अव्ययी भाव समास में जो पहला पद है वो अव्यय होता है और दूसरे से जुड़ करके समस्त पद भी अव्यय हो जाता है, वहां पर अव्ययी भाव समास। अभी इसकी पहचान क्या है? इसके पहले अक्षर जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं? अधिकतर आपको याद कर लीजिए, आप आराम से पहचान लेंगे। प्रति, यथा, बे, आ, अन, अ, ये सब शब्दों से जब शुरू होते हैं शब्द तो वो अव्ययी समास होता है। वहां पर क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। बहुत आसान। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? परिभाषा देखिए, कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष और उपमेय उपमान के संबंध हो सकते हैं। उपमेय भी उपमेय, उपमान भी उपमेय की विशेषता बताने का ही काम करता है। अभी इन दोनों में जो दो पद होंगे उनमें या तो ये विशेषण होगा, ये विशेष्य होगा, ये विशेषण होगा, ये विशेष्य होगा, ये उपमान होगा, ये उपमेय होगा, या ये उपमेय होगा, ये उपमान होगा, व्हाटएवर, वाइस वर्सा। एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताने वाला होगा, वहां पर क्या होगा? कर्मधारय होगा। एक विशेषण होगा, एक विशेष्य होगा, एक में विशेषता बताई जा रही होगी, एक शब्द की विशेषता दूसरा शब्द बता रहा होगा, वो क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। क्लियर? अभी इसके उदाहरण देखिए, बहुत आसान। नील गाय, नीले रंग की गाय। नील तोड़ के आपने देखा तो क्या? जो नीली है, गाय जो नीली है। पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम जो पुरुषों में उत्तम हो। अंधकूप, अंधा कुआं, कुएं की विशेषता क्या है? अंधा। अंधविश्वास, विश्वास की विशेषता क्या है? अंध। तो जहां पर हम पहला शब्द या दूसरा शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। दोनों शब्दों में विशेषण विशेष का संबंध होता है। अभी एक इसके कुछ और उदाहरण देख लीजिए। भुज दंड, वो जो दंड के समान भुजाएं, दंड मतलब मुकदर के समान भुजाएं। मृग नयन, जिसके नयन जो है वो मृग जैसे हो। देह लता, जिसके शरीर जो है वो लता के समान हो। वचनामृत, जिसके वचन अमृत के समान हो। तो यहाँ आपको सब जगह कर्मधारय होगा। अभी जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं वो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में बच्चों केवल ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जबकि ये भी बहुत आसान है। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान हो जाता है। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। अगर दो पद हैं, दोनों में कोई बराबर, दोनों बराबर है, ये बड़ा ये छोटा नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये गौड़ नहीं, दोनों को मिलाने के बाद जो शब्द बनता है, अगर उस शब्द की व्याख्या करने पर, विग्रह करने पर है नीला हो, पीतांबर जिसका, तो जिसका, जिसकी, जिसके, या अर्थात अगर इस तरह से आप विग्रह करा हुआ हो तो वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। और ये जो समास ये किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहा होता है। ये दो पदों की बात नहीं है, इन दोनों पदों को जोड़ने पर जो तीसरा बना वो किसी दूसरे की इशारा करता है, बिल्कुल ही अलग इंसान की इशारा कर देता है, बिल्कुल अलग विशेषता के बारे में बात कर देता है।
अब बहुब्रीहि में यहाँ भी हम विशेषण विशेष्य की बात कर रहे हैं। ये शब्द इसकी विशेषता बताता हुआ मिल सकता है, ये उपमेय उपमान भी हो सकता है, ये संख्यावाचक भी हो सकता है। लेकिन अगर चाहे वो कर्मधारय जैसा आपको लगे, चाहे वो द्विगु समास जैसा आपको लगे, लेकिन अगर वो मिलने के बाद किसी तीसरे का इशारा कर रहा है तो बहुब्रीहि समास। जैसे उदाहरण देखते ही आपको तुरंत समझ में आ जाए। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। अभी शब्द देखिए, नीला है कंठ। अगर आपसे नीलकंठ पूछा जाए तो आप तो कहेंगे कंठ नीला, यानी गले की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ तो कर्मधारय होना चाहिए। कर्मधारय है, बिल्कुल है, लेकिन जिसका बता दिया और ब्रैकेट में लिख दिया शिव। नीलकंठ कहते हैं ना शंकर भगवान को, तो नीलकंठ जो है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? शंकर भगवान की तरफ इशारा कर रहा है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि होगा। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर। अगर केवल इतना लिखा हो तो आप लिखेंगे कर्मधारय, क्योंकि गले की उदर की विशेषता बताई जा रही, पेट की विशेषता, उदर की विशेषता बताने वाला शब्द है तो कर्मधारय। लेकिन अगर उसके आगे लिखा है लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, तो आप कहेंगे यहाँ पर बहुब्रीहि। विशेषता बताई जा रही है लेकिन साथ ही साथ किसी तीसरे की तरफ इशारा किया जा रहा है। दशानन, जिसका आनन 10 हो, जिसके 10 मुख हो, तो 10 आनन की मुख की विशेषता, तो आप कहेंगे ये तो यहाँ पर द्विगु समास होना चाहिए, क्योंकि 10 संख्यावाचक शब्द है। लेकिन द्विगु समास तो है, लेकिन अगर उसके आगे लिख दिया गया अर्थात रावण, तो फिर आप यहां लिखेंगे बहुब्रीहि। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, तो भुजाओं की विशेषता 4, यानी यहाँ तो संख्यावाचक है, तो ये तो द्विगु समास हुआ। बिल्कुल सही, यू आर राइट, द्विगु समास है। लेकिन अगर इसके आगे ऐसे इसका विग्रह किया गया है 4 भुजाओं वाला अर्थात विष्णु, तो यहाँ पर बहुब्रीहि होगा। यानी हमने क्या निष्कर्ष निकला कि बहुब्रीहि समास में विशेषण विशेष्य भी हो सकता है, संख्यावाचक भी हो सकता है, लेकिन जो समस्त पद है वो किसी दूसरे की तरफ, तीसरे की तरफ इशारा करता हुआ होगा, वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। अब बच्चों, समास आपने पूरी तरह से पढ़ लिए और ये आपको समझ में भी आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप इसको एक बार रिपीट कर करके 1-2 बार देख लीजिए। अभी एक बहुत छोटा सा इसको हम शॉर्ट में पढ़ते हैं कि इसको पहचानने की ट्रिक क्या है। जो कुछ भी अभी हमने पढ़ा या हमने बात करी उसको हम बहुत शॉर्ट में एक ट्रिक के रूप में इसको देखते हैं। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, आप समास कैसे पहचानेंगे। और जो ये ट्रिक की बात हम कर रहे हैं ये मैं आपको नोट्स में लिंक में दूंगी, तो आप बस इतना अगर याद कर लेंगे तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। समास के जो 4 नंबर का होता है वो आपके पूरे तैयार। देखिए समास के कितने भेद? 6 भेद। कौन सा है? पहला अभी हम पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद हमने पढ़ा अव्यय होता है और 2 मिलाकर प्रसमस पद भी अव्यय बन जाता है। अभी आपको क्या याद करना है? सिर्फ इतने शब्द याद कर लेने, यथा, प्रति, बे, आ, भर, 2 शब्दों की आवृत्ति। अभी क्या क्या होता है? यथा संभव, प्रतिदिन, बेअसर, भरसक। इसके अलावा एक तरीके के शब्द और होते हैं जैसे दिनों दिन, हाथों हाथ, रातों रात, यानी एक ही शब्द को 2 बार आवृत्ति की गई हो, तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। तो अभी आपने क्या याद कर लिया? यथा, प्रति, बे, आ, भर, या 2 शब्दों की एक बार आवृत्ति हो जाए तो वहां कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा ही होगा। बिल्कुल फाइनल। दूसरा है तत्पुरुष समास। अभी तत्पुरुष समास में आपको पद आपने सब पढ़ लिए, सारे कारक पढ़ के देख लिए। अभी क्या याद कर लेना है कि कर्ता और संबोधन को छोड़ करके, यानी कर्ता का स्पर्शर क्या है? कर्ता ने छोड़ दीजिए, संबोधन हे, हो, अरे वाला छोड़ दीजिए। उसके अलावा के, से, द्वारा, के लिए, से, पृथक होना, का, के, की, में, पे, पर, अगर इन पर सर्ग का लोप हो रहा हो वहां पर कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। कर्मधारय, कर्मधारय में एक विशेषण होगा, एक विशेष्य होगा, या उपमान होगा, उपमेय होगा, मतलब एक शब्द दूसरे की विशेषता बताने वाला होगा, वहां पर क्या होगा? कर्मधारय होगा। द्विगु समास जिसमें पहला पद जो है वो संख्यावाचक होगा अधिकतर, कभी कभी दूसरा पद भी संख्यावाचक हो सकता है। तो जहां पर संख्या की बात की गई हो, संख्या से किसी की विशेषता पता लगे, वहां द्विगु समास होगा। द्वंद्व समास जहां पर और, या, अथवा, एवं का लोप हो, हटा दिया गया हो, 2 चीजों को जोड़ दिया गया हो, वहां द्वंद्व समास होगा। अधिकतर ऑपोजिट चीजें होती हैं, बट ये हर बार जरूरी नहीं। विग्रह करके देखना है जहां पर और का लोप हो, जहां पर और का लोप हो, अथवा का लोप हो, या, अथवा, एवं, वहां पर द्वंद्व समास, और बीच में हाइफन लगा हो। बहुब्रीहि याद हो गया होगा, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों को जोड़ दिया जाता है और तीसरे पद की तरफ इशारा किया जाता है, तीसरे विशेष अर्थयुक्त पद की तरफ इशारा किया जाता है, यानी तीसरा पद जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ना तो विशेषण इंपॉर्टेंट होता है, ना विशेषता इंपॉर्टेंट होती है, तीसरा पद इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा
दशानन, तो ना तो 10 इंपॉर्टेंट है ना उसका सर इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? दशानन, यानी हम किसको कह रहे हैं? रावण को कह रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया बहुब्री। अगर इसमें आपका लिखा हो 10 सर हो जिसके, 10 सर वाला, तो ये बहुब्री नहीं है बच्चों, तो ये कर्मधारय है। अगर लिखा है 10 सर वाला अर्थात रावण, तब ये बहुब्री होगा। बस इतनी ही बात याद करनी है। कई बार द्विगु कर्मधारय और बहुब्री में अंतर थोड़ा कठिन हो जाता है। समास में ग्रह करने से यानी तोड़ देने से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, पीतांबर, पीला है जो अंबर, अगर केवल इतना लिखा हो तो कर्मधारय। पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण, बहुब्री होगा। महात्मा, महान है जो आत्मा, कर्मधारय होगा। महान है जो आत्मा और किसी व्यक्ति विशेष, गांधी जी की बात कर दी, नेताजी की बात कर दी, तो कहेंगे आप बहुब्री होगा। तो अगर किसी व्यक्ति विशेष की तरफ इशारा हो तो वहां पर बहुब्री समास होता है। क्लियर? 5 मिनट का समय अपने आप को दीजिए, 10 मिनट का समय दीजिए, कुछ चीजें याद करिए, समास आपका पक्का तैयार, और आप कभी इसको भूल नहीं सकते। लेकिन बच्चों, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको अभ्यास कार्य अवश्य करना होगा। अपनी पुस्तक में, नेट पर आपको जितने शब्द मिल जाएं वो शब्द एक बार रीडिंग कर डालिए। एक लिस्ट होती है, लंबी लिस्ट, उस लिस्ट को पढ़ डालिए, एक बार 2 बार पढ़िए, आपके समास बिल्कुल पूरी तरह से तैयार। ऐसा हो नहीं सकता कि आपका समास गलत हो जाए और आपको पूरे नंबर ना मिले। तो आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट लिखना मत भूलिएगा। गुड बाय।